So most welcome everyone in Stanford is बोले तो English speaking बोले तो Stanford is where everyone is going to learn a fantastic level of English because now we are in intermediate level. So Miss Azur से बोली I can speak in English, I will speak in English fluently because now we are in intermediate level. yes. और फिर से आया हूँ एक एनर्जेटिक एंड फैंटास्टिक सा लेसन लेकर के, और ये लेसन रिलेटेड है ग्रामर से थोड़ा बहुत. तो क्या है लेसन है लेसन नंबर 69 टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट. तो हम लोग आज प्रेजेंट टेंस की बात करने वाले हैं, प्रेजेंट की बात करने वाले हैं. तो प्रेजेंट की बात करने के लिए प्रेजेंट टेंस आना बहुत ज़रूरी है. आई होप आपने प्रेजेंट टेंस वाला लेसन सीखा होगा, बेसिक लेवल में पढ़ा भी है अच्छे से. रीसेंट में भी मैंने रिवाइज करा दिया था आप लोगों को. अगर आपने कर लिया या नहीं किया, दोनों ही हालात में आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, गो इन द डिस्क्रिप्शन में जा करके प्रेजेंट टेंस एंड इट्स टाइप्स जो एक लेसन मैंने करा है, जो एक लेसन मैंने पढ़ाया है, ऑनलाइन वीडियो बनाई है मैंने, वो लेसन क्या है प्रेजेंट टेंस एंड इट्स टाइप्स. लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे है, आप क्लिक करो या फिर ऊपर आई वाला पे क्लिक करो. क्लिक करके आप जाके देखो कि आखिर उस लेसन में क्या है, आपको डिटेल में समझ में आएगा. ठीक है, इस लेसन में हम लोग मेनली किस चीज़ पे ध्यान देने वाले हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, और इसके साथ बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे साथ. क्वेश्चन ऑफ द डे है, रिकैप करेंगे लास्ट लेसन को. फिर हम लोग सबसे पहले इस लेसन को कंटिन्यू करने से पहले सबसे पहले आप जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक निकालिए और प्रेजेंट टेंस एंड इट्स टाइप्स को आप एक बार ज़रूर अच्छे से ध्यान से देख कर आओ. फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करेंगे, क्या है ये, और आज है हमारा रीडिंग प्रोग्राम. सो आज हम लोग स्टोरी रीडिंग, नॉवेल रीडिंग करने वाले हैं गाइस. यस और फाइंड आउट करने वाले हैं कुछ फैंटास्टिक से बातें इन टर्म्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग. नेक्स्ट है बुक्स एक्सरसाइज में बहुत फैंटास्टिक सी लर्निंग्स हैं एक्सरसाइज के थ्रू, और उसमें एक फैंटास्टिक सा पैसेज भी है, पैराग्राफ भी है, जिसमें नेकी की दीवार के बारे में बात की गई. तो क्या है नेकी की दीवार, हम लोग जानेंगे आज इस लेसन में. नेक्स्ट इसके बाद लास्ट में है हमारा फीडबैक राउंड. So students, before we go and learn today's fantastic lesson that is talking about present, let's talk about question of the day. So today's question of the day, I'm going to ask you live in your Zoom class or on your Zoom class or in offline class. I will ask live. So be ready for a fantastic question of the day today. Okay, so now let's recap the last lesson. So what did you learn in the last lesson? Smart shopping और smart shopper. जो हमारा last lesson था smart shopper या smart shopping कह लें, उसमें आपने क्या सीखा? What did you learn? मैंने स्मार्ट शॉपिंग पहले नाम हुआ करता था इस लेसन का, अब जो नाम हो गया वो स्मार्ट शॉपर हो गया है. तो what did you learn in this lesson? I learned in this lesson कि what should we take care of in a bill or receipt या बिल में हमें क्या ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए. Next I learned need and wants, Maslow's hierarchy and another hierarchy. So I learned this thing and a fantastic video too. So I learned this thing. What did you learn personally? Please share your own learning. Next thing, where are you standing on willingness poster or willingness ladder? आपकी किताब में एक अपेंडिक्स नंबर 1 पे एक लैडर है. तो इन टर्म्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग, आज आप इस लैडर पे कहाँ खड़े हो? Where are you standing right now? बताएं, प्लीज़ शेयर करें कि आप यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो कि यहाँ हो, और क्यों एंड वाई. प्लीज़ शेयर what and where and why. कहाँ आप खड़े हो विलिंगनेस पोस्टर में, प्लीज़ शेयर, डोंट फॉरगेट टू शेयर. नेक्स्ट हमने एक लेसन किया था होमोफोन्स, अगर आपको याद हो. वैसे होमोफोन्स एंड अपोजिट लेसन को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको देख सकते हो और जान सकते हो व्हाट आर होमोफोन्स. तो बताइए व्हाट प्रेजेंट, हाउ प्रेजेंट इज़ अ होमोफोन. मैंने उस लेसन में भी बताया था कि प्रेजेंट एक होमोफोन है. तो बताइए होमोफोन कैसे है.
और होमोफोन प्रेजेंट कैसे है और शॉप कैसे, दो वर्ड्स दे रहा हूँ अभी आपके लिए, तो आपको दोनों को बताना है कि दोनों होमोफोन्स कैसे हैं। कैसे? प्रेजेंट एंड शॉप दोनों वर्ड्स होमोफोन्स हैं। और होमोफोन्स होता क्या है, आई होप आपने बेसिक लेवल पे सीखा होगा। नहीं सीखा है तो अभी जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसको 1 मिनट देख के आइए कि होमोफोन्स होता क्या है, ठीक है। अदरवाइज आई एम गिविंग अ शॉर्ट एंड क्विक रिव्यू हियर। प्रेजेंट कैसे एक होमोफोन है, तो प्रेजेंट का स्पेलिंग सेम रहता है और प्रेजेंट की मीनिंग बदल जाती है। अगर मैं बोलूँ आई एम गोइंग टू लर्न प्रेजेंट टेंस, मतलब कि हम लोग प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट अ गिफ्ट टू यू, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट अ गिफ्ट टू यू, तो यहाँ पर प्रेजेंट के मानी हो जाएंगे देना, मैं आपको देने जा रहा हूँ, पुरस्कृत करने जा रहा हूँ। अगला I'm going to give you a present on your birthday. I'm going to give you a present on your birthday. तो बर्थडे पे क्या देने वाला हूँ, एक प्रेजेंट देने वाला हूँ। तो यहाँ पे प्रेजेंट के माने हो गए गिफ्ट। तो देखा ना कैसे प्रेजेंट का मानी बदल रहा है। एंड वी लिव इन प्रेजेंट, वी लिव इन प्रेजेंट, वी शुड नॉट लिव इन पास्ट। तो अभी हमने क्या किया कि हम लोग वर्तमान की बात करनी चाहिए, पास्ट में नहीं जीना चाहिए। नेक्स्ट, आई एम प्रेजेंट सर, आई एम प्रेजेंट सर, कहते हैं ना जब अटेंडेंस लगती है आई एम प्रेजेंट सर, तो प्रेजेंट के माने क्या हो गए, उपस्थित हूँ सर, मैं हाजिर हूँ। तो देखा ना प्रेजेंट के कितने सारे मीनिंग हैं। तो ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग सेम हो या अलग हो सकती है बट उसका प्रोनाउंसिएशन साउंड सेम रहेगा पर मीनिंग बदल जाएगी। साउंड सेम रहेगा बट मीनिंग बदल जाएगी, दैट इज कॉल्ड होमोफोन। अब शॉप जो है, एक हिंट दे देता हूँ, ये नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है और वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है। तो आप बताने वाले हो मुझे शॉप कब नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, कब वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट प्रेजेंट करेक्टली। प्रेजेंट के बारे में सही तरीके से हमें बात करना है, ये क्यों ज़रूरी है, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, व्हाई दिस लेसन इज़ इम्पॉर्टेंट। बेसिकली इनडायरेक्टली ये भी पूछा जा रहा है कि ये लेसन जो हम सीख रहे हैं प्रेजेंट, टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, ये लेसन क्यों इतना ज़रूरी है। और मैंने तो काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस के लिंक को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल्स नोट कीजिएगा और हो सके तो किसी ट्रांसलेशन की किताब से प्रेजेंट टेंस के एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के 10 सेंटेंसेस बना लीजिएगा। इतनी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे, ट्रस्ट मी, आपका जो भी लेवल है अभी, अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को रेगुलरली फॉलो करते हो, अगर आप प्रैक्टिस करते हो, वीडियो को कंप्लीट देखते हैं, रूम पे रेगुलर अटेंडेंस मतलब अटेंड करते हैं। देखिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट सीखने के लिए। एक, आपका जो भी लेसन आपको ग्रुप में जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप में, आप उसको देखो, क्योंकि मैं एक सिलेबस फॉलो कराता हूँ आपको जब लेसन भेजता हूँ। तो पहले तो आप कंप्लीट वीडियो देखो, बिना स्किप किए हुए, बिना भगाए हुए, बिना दोहराए हुए, शांति से देखो, तमीज़ से देखो। और दूसरा, नोट्स मतलब उसी में नोट्स ही बनाते रहो। दूसरा, आप रेगुलर जूम क्लास अटेंड करो, जूम क्लास को एब्सेंट मत करो। थर्ड, जूम क्लास अटेंड करने से पहले कुछ टॉपिक्स पे अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करके रखो कि अगर मेरी को ये टर्न मिला बोलने को तो मैं इसमें ये बोलूँगी या बोलूँगा, ठीक है। तो मुझे इसको कैसे बोलना है, हाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट दिस टॉपिक और दिस पॉइंट और दिस क्वेश्चन, हाउ आई विल प्रेजेंट। तो इसके लिए आईने के सामने खड़े होकर के कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करो। ओके, लैंग्वेज ये नहीं कि आपको जब ज़रूरत पड़ेगी आप 10 दिन प्रैक्टिस करके चले जाओगे, आप बोलने लगोगे। हम लोग इतना हिंदी इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल पाते हैं, बिकॉज वी स्पीक हिंदी एवरी डे। हम लोग हिंदी हर रोज़ प्रैक्टिस हर रोज़ बोलते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस सोच के करते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं। तो जब बोलते हैं कोई चीज़ हर रोज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है उस पर हमारा कमांड होगा, जाहिर सी बात है उस पर हम और बेहतर होते चले जाएंगे। लेकिन क्या इंग्लिश को हम लोग हर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं? इसीलिए तो आपको जूम का मैं लिंक देता हूँ नीचे, 8882228755 पे अपना पूरा नाम लिख के सेंड करो। अगर आपके पास जूम लिंक नहीं है, आपको जूम लिंक प्रोवाइड की जाएगी। तो जूम पे आकर के या ऑफलाइन क्लास में आना आपका बहुत ज़रूरी है, ऑफलाइन क्लास में या फिर जूम पे आना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं पर तो आपको मैं स्पीकिंग की प्रैक्टिस कराता हूँ। आप खुद सोचो कि आप हिंदी बोल रहे हो तो आपको हिंदी बोलने में कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। क्या आपने जब भी आप रोज़ सोचो, क्या आपने 10 मिनट भी इंग्लिश बोला, 5 मिनट भी इंग्लिश बोला सुना? और एक बात, जब भी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में देखता हूँ बच्चों को, अपनी प्रेजेंटेशन होती है तो बोलने में मज़ा आता है, लेकिन दूसरे बोल रहे होते हैं तो कान के ऊपर पर्दा लगा के बैठ जाते हैं, ठेपे लगा के बैठ जाते हैं, सुनते नहीं है दूसरों की प्रेजेंटेशन। बोलना सुनने से बहुत ज़्यादा आता है। अभी आप मुझे सुन रहे, इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी केयरफुली राइट नाउ, इट्स मीन यू आर लर्निंग समथिंग टू स्पीक।
अगर आप दूसरों के प्रेजेंटेशन सुनते हो और उसके बाद मेरे फीडबैक देखते हो उस पर, तो आप देखते हो कि आप और कितने एग्जाम्पल्स बोल सकते थे। अगर आपके पास 10 एग्जाम्पल है बोलने के लिए और कोई अगला बंदा 5 एग्जाम्पल बोल रहा, दूसरा 4 बोल रहा, तीसरा 3 बोल रहा, तो आपको तो 12 और एग्जाम्पल्स आ गए ना। अगर वो इंसान कुछ गलती कर रहा है तो उसको सोचो कि क्या गलती कर रहा है और क्या अच्छा कर रहा है, क्योंकि अगर आप दूसरों में कमियां और दूसरों की बेहतरीन चीज़ें फाइंड आउट करोगे तो इससे भी आपकी लर्निंग और बेहतर होती है, आपको और ज़्यादा आएगा। और गलती पकड़ने को नहीं कह रहा मैं, बताऊँ दूसरे में क्या कमी है और दूसरे में क्या बेहतरी। कमी जान गए तो खुद सोचना है कि हाँ मुझे ये गलती नहीं करनी। अगर कुछ बेहतर लगा तो एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ इसने ये सेंटेंस बड़ा अच्छा बोला है, मैं भी ये सेंटेंस बोलूँगा या बोलूँगी, ठीक है। तो हमें दूसरों में जो अच्छाई है, अच्छी चीज़ें हैं, उसको ग्रैब कर लेना चाहिए, फट से पकड़ लेना चाहिए। और जो गलती हो रही है उसके लिए सावधान हो जाना चाहिए कि हाँ इन्होंने ये गलती करी है, मैंने ये गलती नहीं करनी है, मुझे ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो 2 चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं दूसरों के प्रेजेंटेशंस को सुनते हुए, जो कि अक्सर मैं देखता हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में कि बच्चे इग्नोर करते हैं। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कह रहे होते हैं तो बच्चे सो रहे होते हैं। जब नाम लो उनका, हाँ सर क्या था क्वेश्चन, सर क्या था प्रेजेंटेशन, कुछ बच्चे तो ऐसे भी रिएक्ट करते हैं। ऐसा लगता है कि पढ़ाई सच में वो सीखना चाहते हैं, स्पीकिंग या मजाक करने आए हैं। इफ़ यू आर सीरियस लिसन अदर्स केयरफुली, दूसरों को भी सुना करें और सुनने से आपकी ही इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव होगी। और हर रोज़ प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, हर रोज़ इन टर्म्स ऑफ लर्न लिसनिंग। जब तक आप यहाँ पर आके सीखोगे नहीं यूट्यूब पे, तो आप स्पीकिंग प्रैक्टिस मतलब अगर आप यूट्यूब पे नहीं आओगे, मेरे लेसन नहीं देखोगे, तो ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास में आप अच्छा प्रेजेंटेशन कर ही नहीं सकते। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो प्लीज़ इसको करें। और लैंग्वेज सीखना एक मकान बनाने के बराबर है, एक इमारत खड़ी करने के बराबर है। तो ऐसा नहीं कि इमारत एक दिन में खड़ी हो जाती है, हर रोज़ एक ईंट डालनी पड़ती है, हर रोज़ कुछ ईंट जोड़ने पड़ते हैं, तब जाके एक दिन मकान तैयार होता है। ठीक उसी तरीके से अगर आप हर रोज़ कुछ सेंटेंसेस बोलोगे तभी जाके एक दिन आप फ्लुएंट एंड फैंटास्टिक स्पीकर्स बन सकते हो, ठीक है। और अगर ये सोचोगे कि हाँ कर लेंगे तो वो कर लेंगे कभी नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आज का दिन आपने कुछ नहीं किया, इट्स मीन आप लैंग्वेज में जो काफ़ी आगे आए थे, एक दिन ना प्रैक्टिस करना, एक दिन क्लास स्किप करने का मतलब है कि आप 1 वीक अपने लेवल से पीछे चले गए। ये बात हमेशा याद रखना। लैंग्वेज इज़ टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। सीखते हैं हम जो चीज़, और ये नहीं कि हम 50 चीज़ें सीख जाएं तो कुछ होगा। 50 चीज़ें सीखने से बेहतर है आप एक चीज़ सीखो और उसको 50 दफ़ा प्रैक्टिस करो। 50 चीज़ें सीख करके एक बार प्रैक्टिस करना या ना प्रैक्टिस करना बेहतर नहीं है। आप एक टॉपिक सीखो और उसको 50 दफ़ा 50 बार प्रैक्टिस करो। दैट विल मेक यू अ फैंटास्टिक स्पीकर। आई होप नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट। बहुत ज़रूरी था ये चीज़ें शेयर करना, क्योंकि काफ़ी लोगों में इस टाइप की मतलब बैड हैबिट्स कहूँ या फिर डोंट्स कहूँ, बहुत ज़्यादा इस टाइप की जो प्रैक्टिसेस थी, बैड प्रैक्टिसेस थी, ये आ रही थी। सो मैंने सोचा ये चीज़ आपको शेयर कर दूँ। सो पीपल, नाउ हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई होप आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पता है कि क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो किसी सेंटेंस में कोई काम कर रहा होता है। मान लीजिए आई टीच, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। तो यहाँ पढ़ा कौन रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ। तो काम कौन कर रहा है? मैं काम कर रहा हूँ। मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मतलब कि जो आई है, आई एम टीचिंग यू, पढ़ा कौन रहा है? आई। तो जो काम करता है किसी भी सेंटेंस या वाक्य में, जो काम कर रहा होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है काम। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है। तो ये पढ़ाने के काम को वर्ब कहेंगे, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस लिख लीजिए, यू ईट अ मैंगो। आप एक आम खाते हो। कौन खाता है आम? आप। आपका इंग्लिश यू। खाने का काम कौन कर रहा है? यू कर रहा है। तो यू क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है ईटिंग, खाने का काम हो रहा है। तो खाने का काम हो रहा है, तो काम क्या हो गया? खाना। तो खाना हमारा वर्ब हो गया। तो ईट हो गया, टीचिंग हो गया, ये सब वर्ब हो गया। आई हो गया, यू हो गया, जो काम कर रहा है किसी सेंटेंस में उसको सब्जेक्ट कहते हैं। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता क्या है कि किसी भी सेंटेंस या वाक्य में या क्वेश्चन में या प्रश्न में
जो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब होता है उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एक उनके बीच मतलब इस तरीके का एग्रीमेंट होता है कि अगर फलां सब्जेक्ट आएगा तो फलां वर्ब होगा। मान लीजिए कि अगर एक कहा है ना, एक एग्रीमेंट है हस्बैंड वाइफ के साथ कि जहाँ हस्बैंड जाएंगे वहाँ वाइफ जाएगी, और किसी के हस्बैंड के साथ किसी की वाइफ जाएगी क्या? नहीं जाएगी ना। तो जो हस्बैंड मतलब जिसके जो हस्बैंड होंगे उनके साथ उन्हीं की वाइफ जाएगी, ये भी है। तो सपोज दैट अगर हमारा एक हस्बैंड, मान लीजिए यहाँ पे एक कोई, अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर केस में हस्बैंड वाइफ ही जाए, कभी कभी वाइफ जो है मदर इन लॉ के साथ भी चली जाती हैं। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, डिपेंड करता है हमारे इवेंट पे। तो ठीक उसी तरीके से सेंटेंस में भी डिपेंड करता है टेंस पे कि वो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है। ठीक है, तो जिस तरीके से अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि एक हस्बैंड मान लीजिए आई है, तो ये आई के साथ इसकी ही वाइफ जाएगी ना, तो आई की वाइफ है एम एम, तो आई की वाइफ कौन है? एम है। तो हर जगह जो हस्बैंड है वाइफ के साथ तो जाता नहीं है, कुछ सिनेरियो में वाइफ के साथ जाता है, तो कुछ सिनेरियो में आई जो है हस्बैंड जो है अपनी माँ के साथ भी जाएगा, जैसे कि वॉज। तो पास्ट टेंस होगा तो वो दूसरा सिनेरियो हो गया, तो आई जाएगा वॉज के साथ। अब यही तीसरा सिचुएशन है, कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं लाइफ में जहाँ पे न माँ के साथ जा सकते हैं न बीवी के साथ जा सकते हैं, वहाँ पे पापा जी के साथ जाना पड़ता है। तो वो जैसे कि पापा जी हो गए, विल हो गया। तो बात समझ में आई? जो हमारा सब्जेक्ट है वो किसी न किसी वर्ब के साथ जाएगा, तो वर्ब के साथ जाएगा तो ये डिपेंड करेगा कि वो किस सिचुएशन में है, किस टेंस में है, किस वक्त में है। जब वक्त जो इवेंट जो होगा उसी हिसाब से किसी के साथ जाएगा ना। अगर प्रेजेंट में है तो एम के साथ जाएगा, अगर पास्ट में है तो वॉज के साथ जाएगा, अगर फ्यूचर में है तो विल के साथ जाएगा। आई होप क्लियर। और भी अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग लोगों के साथ जाते हैं। हम हमेशा हर जगह एक ही इंसान के साथ तो जाते नहीं हैं, डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट इवेंट्स में, डिफरेंट पार्टीज़ में अलग अलग लोगों के साथ जाते हैं। कभी फ्रेंड्स के साथ भी जाते हैं। ठीक है, तो हैज़ है फ्रेंड हो गया। बात समझ में आ रही है? समझ रहे ना? आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है यहाँ पे कि अगर कोई सब्जेक्ट आई है, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रेजेंट की। आज हमारा क्या है? प्रेजेंट है। प्रेजेंट में आई एक हस्बैंड है और ये प्रेजेंट क्या है? घर की पार्टी है, फैमिली वाली पार्टी है। प्रेजेंट बोले तो मान लीजिए फैमिली वाली पार्टी है, तो आई भाई साहब जो हैं अपनी वाइफ एम के साथ ही जाएंगे हमेशा, और यू जो है हमेशा अपनी वाइफ आर के साथ जाएगा। अब देखिए ही, शी, इट। अब ये मत कहना कि ये किसके साथ जाएगा। अब ये वाइफ के साथ नहीं जा रहा, ये लोग कुंवारे हैं, ये तीनों कुंवारे हैं, तो बहन के साथ चले जाएंगे, इस सिस्टर के साथ चले जाएंगे। अब घर की पार्टी है तो अकेले तो जा नहीं सकते। ठीक है, शादी वाली पार्टी है तो किसी न किसी लेडीज़ को तो लेके जाना है, तो ये तीनों कुंवारे हैं तो इसके साथ चले गए। ठीक है, तो आपने देखा ना किस तरीके से हो रहा है। अब देखिए यू के साथ भी आर लग रहा है, और यू के साथ साथ वी और दे भी कुंवारे हैं, तो ये कुंवारी मान लीजिए कि बहनें हैं, ये कुंवारे भाई हैं आई के। तो भाई लोग क्या किए? माँ के साथ चले गए, और बहन लोग क्या किए? बाबूजी के साथ चले गए, क्योंकि एक गाड़ी पे तो जा नहीं सकते, तो सारे अलग अलग जाएंगे। अब आ जाते हैं सब चीज़ को छोड़ के अपने अग्रीमेंट पे। तो ये जो एक सब्जेक्ट है इसका अग्रीमेंट है इस एम के साथ। किसके साथ? इस हेल्पिंग वर्ब के साथ, कि आई जब सब्जेक्ट आएगा तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? एम ही आएगा। अगला दे यू वी आएगा तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? आर ही आएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब ही, शी, इट अगर हमारा सब्जेक्ट है तो इसका अग्रीमेंट इज के साथ है कि हेल्पिंग वर्ब इज ही होगा। एक और एग्रीमेंट है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट से किसी एक के होने का पता चले तो उसके साथ इज लगाएंगे, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इज लगाएंगे। अगर एक से ज़्यादा का पता चले तो आर लगाएंगे। मान लीजिए इनको छोड़ के अगर यहाँ पे लिख दूँ बॉयज़, तो ये भी तो एक सब्जेक्ट बनेगा कहीं ना कहीं।
तो इसके साथ क्या लगेगा, एक से ज़्यादा है तो आर लगेगा, और यहीं पर किसी ने बॉय का इस्तेमाल कर दिया तो इज लग जाएगा। बॉय मतलब एक लड़का, जब एक लड़के की बात होगी तो इज लगेगा, एक से ज़्यादा की बात होगी तो आर लगेगा। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको, कंफर्म। तो यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कि सब्जेक्ट जो होगा वो अपने एक पर्टिकुलर किसी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आएगा, वो किसी के मतलब यूं ही किसी के साथ नहीं आएगा। आई एम आर के साथ नहीं आ सकता, आई इज के साथ नहीं आ सकता, आई हमेशा आर के साथ ही एम के साथ ही आएगा, सॉरी एम के साथ ही आएगा। दे यू वी हमेशा आर के साथ आएंगे, ना कि एम या इज के साथ आएंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्लियर है। और ये बुक्स एक्सरसाइज करूंगा तो उसमें आपको एग्जांपल्स और सारे हैं, उसके थ्रू और बेहतर क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने हमारा जो लेसन है प्रेजेंट टेंस एंड इट्स टाइप देख लिया है तब तो ये तो आपको लग रहा है सर क्या ये तो हमें आता है सर, ऐसा बोल रहे हो। So dear students, now it's time for a fantastic section, that is our reading program, which is a fantastic part of this intermediate level. Yeah, you are reading a fantastic novel. I hope you are enjoying this. अगर आप इमेजिन कर रहे हो स्टोरी को, अगर आप इमेजिन कर रहे हो और कैरेक्टर को, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो सेटिंग्स को, then you are enjoying the reading and then you are enjoying this story book. बहुत से बच्चे नैन्सी ड्रू पढ़ रहे हैं, बहुत से अपने सेलेक्टेड नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, दैट्स रियली फैंटास्टिक। बट एटलीस्ट पढ़ना ज़रूर है और पढ़ने के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं। व्हाट न्यू वर्ड्स हैव यू लर्न फ्रॉम द बुक दैट यू आर रीडिंग। जो बुक आप पढ़ रहे हो उस नॉवेल की या स्टोरी की, उससे आप कुछ नए वर्ड सीख रहे हो। अगर सीख रहे हो तो प्लीज़ उसकी एक लिस्ट बनाओ विद मीनिंग, कम से कम 2, 4, 5 वर्ड्स तो हर बार आप लिखा करो कि ये नए वर्ड्स थे जो मैंने सीखे इस सेक्शन में रीडिंग के, और इसके मीनिंग ये हैं, और सेंटेंस भी बनाओ उससे। ओके, विच ऑफ दीज न्यू वर्ड्स हैव यू स्टार्टेड यूजिंग वेयर। और उन जो वर्ड्स को आपने सीखा है क्या इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है। देखिए इसी तरीके से वोकैबलरी को बढ़ाते हैं, अपने वोकैब स्टॉक को इंक्रीज़ करते हैं। कैसे करते हैं, हमने कुछ पढ़ा, आज पढ़ने में कुछ वर्ड्स मिले, बहुत सारे वर्ड्स मिले, फिर भी हमें क्या करने हैं, कम से कम 2, 4, 5 वर्ड्स लिख लेने हैं, लिख के नोट कर लेने हैं, नोट करके मीनिंग उसके बाद थोड़ा सा याद भी कर लेना है। याद करने के बाद मान लीजिए आज आपने पढ़ा, याद किया, तो अगले दिन से उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देना है, स्टार्ट यूजिंग इट। और कहीं नहीं इस्तेमाल कर सकते हो तो कम से कम मेरे साथ तो कर ही सकते हो, ड्यूरिंग योर जूम सेशन, ड्यूरिंग योर ऑफलाइन क्लास। हमारे ब्रांच पे तो आप कर ही सकते हो, जब आप ब्रांच विजिट करते हो वहाँ पे आपका सेशंस होते हैं, सेशन के दौरान आप इस्तेमाल कर सकते हो। जूम पे जब आप लाइव आते हो तो उस समय अपनी प्रेजेंटेशंस के दौरान आप वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हो जो आपने सीखा। मान लीजिए आपने एक वर्ड सीखा गॉर्जियस, गॉर्जियस मीन्स वेरी ब्यूटीफुल। अब इस वर्ड को आपने सीखा तो आप क्लास में इस्तेमाल कर सकते हो, सर आई डन दिस वर्ड गॉर्जियस इन this reading section and I was going in the market, there I saw gorgeous girl standing behind me. So इस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। Yes, I want to participate in this. I want to make a sentence in present tense, that is she is a gorgeous girl. इस तरीके से आप बार बार एक वर्ड को इस्तेमाल करोगे अपने सेंटेंसेज में, अपने स्पीकिंग और राइटिंग के दौरान, then you are going to get by heart, not heart, get by heart that word for life. ज़िंदगी भर के लिए आपका हो जाएगा वो वर्ड, कभी भूलोगे नहीं आप, ठीक है। तो आपको दोनों ही चीज़ें करने हैं, और अगर इस्तेमाल किया है तो यही बताना है कहाँ इस्तेमाल किया है, झूठ नहीं। So dear students, today we are going to do this lesson 69, that is talking about present. Basically in this lesson we are going to do present indefinite, you can say simple present tense, or you can say general version of present tense. We are going to complete this in this lesson, but with a real life scenario and with real life situations. So subject and verb, basically the role of subject and verb in a tense, it is a lot. The role of a subject and verb are a lot in a present tense. So let's have a look with the help of this exercise. क्या है इस एक्सरसाइज में, बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, एम लग रहा है, तो इसका सेंटेंस बना आई एम वेरी हैप्पी। यू अगर है तो यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, यू के साथ हमेशा आर लगेगा।
अगर क्वेश्चन बना दूँ तो बन जाएगा आर यू माई फ्रेंड और नॉट, क्या आप मेरे दोस्त हो या नहीं। अगर सेंटेंस बनाओ तो कैसे बनेगा, यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हो। नेक्स्ट, ही शी इट के साथ हमेशा ही के साथ इज़, शी के साथ इज़, इट के साथ भी इज़ का इस्तेमाल होगा। जैसे कि ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई ब्रदर, ठीक है। शी इज़ माई सिस्टर, इट इज़ माई डॉग, ठीक है। इज़ इट माई डॉग, तो इस तरीके से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल्स, वी के साथ बनाइए सेंटेंस, वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग। क्या सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं? नहीं 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 नहीं, हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सारी चीज़ें सीख रहे हैं, सारे स्किल्स सीख रहे हैं। साथ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कंप्यूटर लिटरेसी, ऑनलाइन लिटरेसी, बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं हम लोग। सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग तो नहीं सीख रहे हैं, है कि नहीं। यू जब प्लुरल रहे या फिर यू सिंगुलर रहे, सिंगुलर की तरह है या फिर प्लुरल की तरह है, दोनों में जब कोई सा भी हो, दोनों ही केसेस में आर के साथ लगेगा। क्या लगेगा, आर लगेगा। यू आर माई ब्रदर, यू आर माई स्टूडेंट्स, ठीक है। यू आर माई स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट की बात है, यू आर माई स्टूडेंट्स तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात हो गई। दे के साथ हमेशा आर लगेगा। दे आर गोइंग टू द मार्केट, दे आर गोइंग टू द मार्केट, आर दे गोइंग टू द मार्केट। तो यहाँ पे सेंटेंस या क्वेश्चन भी लिखना है। अब देखिए कुछ वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। सम मतलब कुछ, ऑल मतलब सभी, मोस्ट ज़्यादातर, मेनी कई, अ फ्यू कुछ, इन सारे वर्ड्स से एक से ज़्यादा लोगों का बोध होता है, एक से ज़्यादा लोगों के होने का एहसास होता है, एक से ज़्यादा चीज़ों का एहसास होता है। इसलिए जब किसी से एक से ज़्यादा का एहसास हो तो उसमें आर लगाते हैं। जैसे सम आर बॉयज़, all are students, many are coming at my home, a few are absent today. आई होप आपको सारे एग्जाम्पल समझ में। देखिए एग्जाम्पल जो मैं बोलता जा रहा हूँ इसको आप लिखते चलिए, लिखने से आपकी प्रैक्टिस होगी और उससे मिलता जुलता कुछ सेंटेंस 2-3 बनाएंगे ना तो आपका और ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। आइदर, नीदर, आइदर का इस्तेमाल करते हैं जब हमें दो में से किसी एक चीज़ का चुनना होता है, ठीक है। अगर आपने नहीं पता ये तो आप कंजक्शन लेसन देखो जा करके, मैंने करा है। आइदर नीदर का इस्तेमाल ही बताया है अच्छे से, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा आइदर नीदर, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आइदर से दो में से एक चीज़ की बात हो रही है, नीदर मतलब किसी की भी बात नहीं हो रही, तो किसी एक या किसी की बात नहीं हो रही मतलब कि क्या एक से ज़्यादा की बात हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। मतलब एक की बात हो रही है या किसी की बात नहीं हो रही, तो मतलब मामला सिंगुलर वाला रहेगा, तो उसमें इज़ लगेगा। आइदर राम और सीता इज़ गोइंग टू द मार्केट, नाइदर राम नॉर सीता इज़ गोइंग टू द मार्केट। एनी वन और ईच, देखिए वन मतलब एक होता है, ईच मतलब भी प्रत्येक होता है, तो होता दोनों का सेंस एक से ही है, दोनों का मतलब लगभग एक ही होता है। तो जब किसी भी सब्जेक्ट या वर्ड से किसी एक के होने का एहसास हो या पता चले तो उसमें चुपचाप इज़ लगाएंगे। आई होप ये चीज़ क्लियर है, फंडा क्लियर है ना। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी ये सारे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, पर उस केस में होते हैं जब हमारा वर्ब ना हो करके क्या हो, हमारा नाउन या एडजेक्टिव हो। आई एम वेरी हैप्पी, तो हैप्पी क्या है, एक सिचुएशन का नाम है कि हाँ मैं खुश हूँ, दुखी हूँ। माई फ्रेंड, दोस्त क्या हुआ, दोस्त, फ्रेंड, फ्रेंड एक तरह का क्या हुआ, नाउन हुआ, एंड माई प्रोनाउन हुआ। आई होप आपको क्लियर है ये चीज़। अब देखिए ओरिजिनल वाला हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ आया, ओरिजिनल वाला जो इसमें आई के साथ वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है, मेन वर्ब का। अब देखिए पिछले चार्ट में आई के साथ सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है। और इसके बाद मेन वर्ब नहीं था, या तो नाउन था या तो एडजेक्टिव था। इसी वजह से इस टाइप की हेल्पिंग वर्ब लगने के बावजूद ये सारे के सारे सेंटेंस आपके कहाँ गिर रहे थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में गिर रहे थे। अब यहाँ आते हैं, यहाँ हमारे सब्जेक्ट भाई साहब के साथ मेन वर्ब है, तो देखिए क्या फ़र्क आता है। ये मैंने सिखाया भी आपको ट्रांसलेशन में। आई के साथ सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, रन, सिंग, ईट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई ईट, आई रन, आई सिंग,
यू सिंगुलर हो या यू प्लुरल हो, दोनों ही केसेस में इसमें दोनों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा। जैसे कि यू सिंग, यू रन, यू ईट, यू सिंग, यू रन, यू ईट, डू यू सिंग, डू यू ईट। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा क्वेश्चन बनाने के लिए या नेगेटिव बनाने के लिए, वो डू या डज का इस्तेमाल होगा। ये आपने टेंसेस लेसन में सीखा था मुझसे, भूल गए हैं तो इसलिए याद करा दिया। ही शी इट, ही शी इट होगा तो उसके साथ क्या होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग जाएगा। जैसे कि ही रन्स, शी ईट्स, इट सिंग्स। आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं आपको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे सम ऑल, एक से ज़्यादा का बोध हो रहा है तो इसमें रन सिंग ईट मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। जब कभी भी आपका सब्जेक्ट आई होगा, यू होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा या एक से ज़्यादा वाला होगा, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा। आई होप क्लियर है। और बाकी जो ही, शी, इट है, इन सब के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म इस्तेमाल होगा। मतलब कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा देना। अगला देखिए, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में क्या फ़र्क होता है। कोई चीज़ अगर प्रेजेंट में है तो कहूँगा नाउ, नाउ आई एम टीचिंग यू, नाउ आई एम टीचिंग यू, यू आर लर्निंग नाउ, आप अभी सीख रहे हो। तो ये नाउ जो हुआ हमारा एक प्रेजेंट टेंस को शो करता है। पास्ट टेंस को दिखाने के लिए कितने सारे वर्ड हैं। यस्टरडे मतलब कल, बीता हुआ कल, लास्ट वीक पिछला सप्ताह, लास्ट ईयर पिछला साल, लास्ट मंथ लास्ट ओकेज़न, लास्ट इवेंट, लास्ट बर्थडे पार्टी। बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जिसको लास्ट लगा देंगे तो वो पास्ट का बन जाएगा, भूत का बन जाएगा। अब फ्यूचर की बात करें तो आने वाले कल को कहते हैं टुमारो। टुमारो के स्पेलिंग में बहुत सारे लोग गलती करते हैं तो आप लोग स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए। आने वाला वीक नेक्स्ट वीक, आने वाला साल नेक्स्ट ईयर, आने वाला मंथ नेक्स्ट मंथ, आने वाला सीजन नेक्स्ट सीजन। तो जिसमें भी नेक्स्ट लगा देंगे वो फ्यूचर हो जाएगा, जिसमें भी लास्ट लगा देंगे वो पास्ट हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। अब समझते हैं कि प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले यूज टू एक्सप्रेस हैबिट, डेली हैबिट को शो करना है तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। जैसे कि ही ड्रिंक्स टी एट ब्रेकफास्ट, वो इसका मतलब क्या हुआ कि वो नाश्ते के बाद हमेशा चाय पीता है। ठीक है। एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ, कोई जनरल सच्चाई है तो उसके लिए दिल्ली इज़ अ लार्ज सिटी, दिल्ली इज़ अ लार्ज सिटी, दिल्ली सबसे बड़ी सिटी है। अगर मैं बोलूँ जैसे कि दूसरा है कि क्या कहते हैं, वी हैव मुंबई इज़ द इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई इज़ द इकोनॉमिकल, इज़ बोला क्यों, बोला कि एक जनरल ट्रूथ है कि मुंबई जो है आर्थिक राजधानी है। एक्सप्रेस रिपीटेड एक्शंस और अनचेंजिंग सिचुएशन, ऐसे एक्शन जो रोज़ होते हैं, बदलते नहीं हैं। आई वेक अप एट 6 o'clock मतलब रोज़ाना 6 बजे ही उठता हूँ। आई वर्क इन दिल्ली मतलब मैं दिल्ली में काम करता हूँ। तो ऐसे सेंटेंस जो रोज़ाना होने वाले हैं, सिचुएशन बदलने वाला नहीं है, उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्रेस इमोशंस एंड विशेस, अगर किसी को इमोशन फील कराना है, एहसास कराना है या फिर कुछ शुभकामना देना है तो वो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। जैसे आई फील स्लीपी आफ्टर 12, 12 बजे के बाद मेरे को नींद आने लगती है। आपको भी नींद आ रही है ना, पढ़ के पता है मुझे। तो खाने के बाद हमेशा नींद आती है। आई फील स्लीपी आफ्टर लंच। क्लियर। यूज टू गिव्स इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शन, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन बताने के लिए, किसी को डायरेक्शन बताने के लिए या फिर किसी को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। गो देयर, शट द डोर, यू वॉक फॉर 200 meters, देन टर्न लेफ्ट। देखो डायरेक्शन बताया जा रहा है तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया जा रहा है। आई होप क्लियर है। अगला जो ये एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, मेरे साथ दोहराइएगा ताकि आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो जाए। तो यहाँ पे कुछ सवालों के जवाब भी देने हैं पढ़ने के बाद। गिव इट अ सुटेबल टाइटल, ये जो पूरा पैराग्राफ है इसको एक आपको टाइटल देना है, एक नाम देना है। अंडरलाइन द सेंटेंस इन अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें जो भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको अंडरलाइन भी करते चलना है। ठीक है। अब देखिए
A park in Sector 6 of Dayanand Colony, Gurugram is a landmark. अब तो कोई simple present tense में है ना, is a landmark because of an unusual wall in the area. नेकी की दीवार. तो क्या कह रहा है, गुड़गांव में एक दीवार है जो काफ़ी डिफरेंट वर्क कर रहा है, जिसके वजह से उसका नाम नेकी की दीवार रखी गई है. इट इज़ टू हेल्प दोज इन नीड. ये लोगों को हेल्प करने के लिए है. किस लिए? नीडी लोगों को हेल्प करने के लिए. द वॉल वॉज सेट अप बाई निस्वर्थ कदम एन NGO इन गुरुग्राम को अब गुरुग्राम कहते हैं. आई होप आपको पता हो. तो क्या है, निस्वार्थ कदम जी के एक NGO के द्वारा, एक निस्वार्थ कदम, हिंदी में कहते हैं निस्वार्थ कदम, बिना स्वार्थ वाला कदम, जो एक NGO का नाम है, उसने क्या किया है, ये दीवार बनाई है. अब देखो दीवार बनाया क्यों है. द NGO प्लान्स टू पेंट 3 more walls in other parts of गुरुग्राम. तो गुरुग्राम की और भी 3 और दीवारों को वो चाहते हैं कि पेंट कर दें. NGO चाह रहा पेंट करना. पेंट करके क्या करेगा भाई. देखो यहाँ पर दीवार है, देख लो नेकी की दीवार. द फर्स्ट वॉल वॉज पेंटेड लास्ट ईयर एंड सिंस देन 12 more walls have been painted in the city. लास्ट ईयर एक दीवार को पेंट किया गया था, नेकी की दीवार नाम लिख दी गई थी, और जो कोटेशन लिखना था वो कोटेशन उन्होंने लिख दिया, अपने NGO का नाम लिख दिया, और अभी तक ऐसी 12 दीवारों को पेंट कर दिया गया है. अ न्यू नेकी की दीवार इन सेक्टर 31 हैज़ बीन इनॉग्रेटेड. सेक्टर 31 में भी एक नेकी की दीवार को इनॉग्रेट किया गया. ठीक है. सो नेक्स्ट थिंग, at the NGO involved, the local people also in this. लोकल लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाता है. Having the wall where anyone can leave anything they want to donate, and whenever whoever needs it can take from the wall, makes गुरुग्राम a better place. अब गुड़गांव को एक अच्छी जगह बनाने के लिए क्या किया उन्होंने, एक दीवार बना दिया जहाँ पे किसी के पास अगर कुछ एक्स्ट्रा, मान लीजिए मेरे पास एक शर्ट एक्स्ट्रा है, तो मैं वहाँ पे जाकर लटका दूंगा, टांग दूंगा, लेकिन धो धा करके नहीं, गंदा संदा. और जिन्हें भी शर्ट की ज़रूरत है वो चुपचाप जाएंगे, उसको वहाँ से निकाल लेंगे और अपने इस्तेमाल में लाएंगे. इससे क्या होगा कि देने वाले को भी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई देने में, और लेने वाले को भी उसका ईगो हर्ट नहीं हुआ, उसका स्वाभिमान हर्ट नहीं हुआ, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को नुकसान नहीं हुआ, और ईज़िली अपनी मजबूरी को ज़ाहिर न करते हुए अपनी ज़रूरत को पूरा कर सका इंसान. Talking about how the concept works, Saini adds, if you want to help people, it can be anything, clothes, food, appliances, soft toys, then you leave it at these walls. If someone needs something, they can collect it from there. Many people leave soft toys and games of kids as well. तो क्या है, गेम्स भी, बच्चों के खिलौने भी बहुत से लोग लटका जाते हैं, तो गरीब बच्चे तो नहीं खरीद पाते हैं, तो वहाँ से उठा लेंगे. कितनी कमाल की बात है. If the rope at the wall is empty, we send clothes and other things to our volunteers. अगर रस्सी खाली हो गई, कोई डाल नहीं रहा है, तो ये लोग अपने वॉलंटियर के थ्रू, अपने NGO के थ्रू पैसे से खरीद कर वहाँ पे लटकाते हैं, ताकि जो नीडी हैं उनको कुछ तो दिखे लेने के लिए. Dependent upon a resident of Dayanand Colony says that people are shy to take things in daylight. They are taking things early morning or late at night, she says. देखो कितनी कमाल की बात. देखिए जिनको सच में ज़रूरत है वो लोग इतने स्वाभिमानी होते हैं और इज़्ज़त की खातिर नहीं जाते हैं दिन में, तो रात के अंधेरे में, तो बहुत सुबह या फिर बहुत रात को जाते हैं और चुपचाप लेके चले जाते हैं. और यही दीवार अगर किसी गांव में होता है, यूपी बिहार में, तो क्या होता पता है ना, क्या होता है, लोग क्या करता है कि पूरा का पूरा रस्सी काट के ले जाता, कहता क्या है बेचेंगे जा कर के, इस्तेमाल का हो ना हो उठा के ले जाता. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, लोग ज़रूरत के मुताबिक लेके जाते हैं. अब ये एक्सरसाइज दी आपको करना है. एक्शंस ऑफ एक बुक, अपने बुक में एक कैरेक्टर का नाम यहाँ पर लिखना है, कैरेक्टर का नाम, और उस कैरेक्टर ने क्या क्या एक्शंस किए हैं, क्या क्या हरकतें की हैं, क्या क्या वर्ब का इस्तेमाल किया है, वो यहाँ पर लिखना है आपको, और सारे के सारे प्रेजेंट टेंस में लिखने हैं. ठीक है. फिर चेक किया जाएगा, और लिखते समय इन सब बातों का ख्याल रखेंगे, क्योंकि जो भी गलती होगी चेक करते समय उसको क्रॉस करने वाला हूँ नोट्स, और जो सही होगा उसके आगे टिक कर दूँगा. ऑफलाइन क्लास में ये पेयर एक्टिविटी है, एक दूसरे के नोट्स एक्सचेंज करते हैं, फिर चेक करते हैं. ऑनलाइन में भी कुछ सोचता हूँ, कुछ निकालता हूँ जुगाड़. नाउ द लास्ट थिंग, मेक द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन एंड शेयर विथ योर
रीडिंग बडी अपने पार्टनर के साथ शेयर कीजिए। व्हाट इन द बुक रिमाइंड्स यू समथिंग इन योर लाइफ। जो बुक आप पढ़ रहे हो उसमें कोई स्टोरी है, वो आपको अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में किसी चीज़ की रिमाइंड करती है। व्हाट इन द बुक रिमाइंड्स समथिंग यू हैव सीन इन द बेसिक लेवल फॉर टू। और जो बेसिक लेवल में हमने जो मूवी देखी है उसमें कुछ कनेक्शन आपको फील हो रहा है। व्हाट इन द बुक रिमाइंड्स यू ऑफ समथिंग इन द वर्ल्ड अराउंड यू। आपके आसपास ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं उससे कुछ कनेक्शन फील हो रहा है, बताएं। वर्ड्स आई हैव लर्न। जो बुक एक वर्ड आपने बहुत बेहतरीन वाला वर्ड सीखा वो यहाँ लिखेंगे और उसे एक सेंटेंस यहाँ पे बनाइएगा। अगले दिन हम लोग सीखने वाले हैं टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टू, और इसमें बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस की। तो सीखने के लिए So after books exercise, this is your feedback round, everyone. So please give a genuine and an honest feedback. Please share an honest feedback. That what part of the lesson did you like? Why? इस लेसन का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो आपको पसंद आया सीखने में और क्यों? एंड सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट पार्ट ऑफ द लेसन डिड यू नॉट लाइक एंड वाई? इस लेसन कोई ऐसा हिस्सा भी होगा जो आपको पसंद नहीं आया होगा सीखने में, तो क्यों? बताइए रीज़न। ओके, सो नाउ इफ़ यू लाइक्ड एनीथिंग प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू वांट कि आपकी तरह बाकी लोग जिन्हों तक जो लोग अभी भी इंग्लिश सीखने से नहीं सीख पा रहे हैं, मोहताज हैं, महरूम हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, जो गरीब बच्चों तक इस स्टैनफोर्ड को स्टार्ट करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि उन लोगों तक इंग्लिश स्पीकिंग, वर्ल्ड क्लास इंग्लिश स्पीकिंग सिलेबस को पहुंचाना, उन लोगों तक जो मोटी एंड हायर फीसेस की वजह से, रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की कमी होने की वजह से इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सीख पा रहे हैं, उन लोगों तक इंग्लिश लैंग्वेज को पहुंचाना। वो भी ऐसे वैसे नहीं पहुंचाना, एक मीन्स एक वर्ल्ड लेवल के, एक मतलब कि एक फैंटास्टिक लेवल के सिलेबस के साथ इंग्लिश को आप तक पहुंचाना। तो प्लीज़ हेल्प अस टू फाइंड जेन्युइन एंड नीडी स्टूडेंट्स जो सच में सीखना चाहते हैं पर सीख नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है। तो शेयर करें इस लेसन को उन तक, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप सीखना चाहते हो अगला फैंटास्टिक लेसन जो मैंने अभी बुक्स एक्सरसाइज के दौरान बताया है। और बहुत जल्द होने वाला है आपका मंथली टेस्ट, सो बी रेडी फॉर मंथली टेस्ट बिकॉज ये बहुत जल्द होने वाला है मंथली टेस्ट। वी आर गोइंग टू कंडक्ट सून, बहुत जल्द मंथली टेस्ट होगा। तो जो भी आपने छोटा मोटा नोट्स बनाया है वो आपको मुझे एक PDF में करके सेंड करना होगा। एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो भी शूट करनी है और कुछ क्वेश्चंस मैं लिस्ट दूंगा वो आपको आंसर करने हैं। बाकी जूम पे लाइव भी आपका एक ओरल टेस्ट भी होगा, वो भी आपको देने हैं, ठीक है। सर्टिफिकेशन वाला नहीं है, ये मंथली टेस्ट है। ओके, सर्टिफिकेशन वाला टेस्ट आपका 3 मंथ्स के बाद आप कभी भी करवा सकते हो, नहीं तो 6 मंथ्स कंप्लीट होने पे आपका लिया ही जाएगा, ठीक है। तो मंथली टेस्ट के लिए आई होप आप तैयार हो। 24 लेसन जैसे कंप्लीट होंगे 25 डे 25 इज़ योर मंथली टेस्ट। सो डे 25 इज़ योर मंथली टेस्ट। आज कौन सा डे है आपको पता ही होगा, फाइंड आउट।